भाभी, क्या आपको पता नहीं कि मैं सिर्फ सिल्क की साड़ियाँ ही पहनती हूँ? कितना ज्यादा घर फैल गया है। अविनाश घर में चारों तरफ बिखरे हुए घर पर निगाह डालते हुए बोले। अब अविनाश जब घर से शादी की है बेटे की तो स्वाभाविक रूप से फैलेगा ही, इसलिए तो कह रही थी कि 2-4 दिन के लिए कोई मैरिज लोन बुक कर लो, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। बरखा भी बिखरे हुए घर पर निगाह डालते हुए बोली। बरखा, मैरिज लोन क्या सस्ते में मिल जाता? पता किया था 2-4 जगह, लेकिन किराया सुनकर यही समझ में आया कि घर ही सबसे बेहतर विकल्प है। भगवान ने अच्छा खासा बड़ा सा घर दिया है, बस गंदगी कुछ ज्यादा ही फैल गई। कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलकर फटाफट साफ कर डालेंगे। अविनाश बरखा की ओर देखकर बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि थोड़ी थकान भी इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई है। बरखा कमर पर हाथ रखकर बोली। बरखा के बेटे शिवाशीष की शादी कुशलता के साथ निपट गई थी। 1-2 लोगों ने बस थोड़ा बहुत मुंह बनाया, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा। अब जब घर में शादी हो और कोई ऐठे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे मेहमान विदा हो चुके थे। शिवाशीष वंशिका को लेकर हनीमून पर चला गया था। बस घर में बचे अविनाश और बरखा। अब इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी घर को साफ सुथरा करने की, क्योंकि सारे मेहमान घर पर ही रुके थे। खैर, दोनों पति पत्नी सफाई करने में जुट गए। बरखा, ये स्टोर में दुछत्ती पर एक नई साड़ी का डब्बा कैसा रखा है? अविनाश से स्टोर से ही बरखा को आवाज लगाते हुए कहा। कहाँ पर? मैंने तो स्टोर में कोई साड़ी का डब्बा रखा ही नहीं, और वो भी दुछत्ती पर। ऐसा कैसे हो सकता है? बरखा असमंजस में फंस गई और स्टोर के पहुंचकर, कौन सा साड़ी का डब्बा? ये देखो। अविनाश एक साड़ी का डब्बा पकड़े खड़े थे और बरखा के पहुंचते ही खोलकर दिखाने लगे। अरे, ये तो वही साड़ी है जो मैंने रंजना जीजी को दी थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे सामने ही ये साड़ी अपने सामान के साथ रख ली थी, लेकिन यहाँ तक आखिर कैसे पहुँची? अविनाश, शायद जीजी ने छल किया हमारे साथ। उन्होंने मेरे मनुहार करने पर दिखावे के लिए उस समय तो साड़ी अपने सामान के साथ रख ली, लेकिन मौका पाते ही स्टोर में जाकर रख आई। बरखा को सचमुच ये हरकत अपनी ननद रंजना की बहुत ही नागवार लग रही थी। लेकिन बरखा, एक बात तो बताओ कि रंजना ने ये साड़ी क्यों नहीं ले रही थी, और फिर लेने के बाद यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? अविनाश ने आश्चर्य से भरकर पूछा। अविनाश, उस समय तुम बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे और मैं तुमको कुछ भी बताकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इतना कहकर बरखा 2 दिन पहले की तरफ लौट गई। सब मेहमानों को साड़ी और शादी का सामान भाजी देते हुए बरखा ने अपनी ननद के हाथों में भी साड़ी और भाजी पकड़ा दी। बरखा के साड़ी हाथ में पकड़ाते ही रंजना ने साड़ी का डब्बा खोल लिया। भाभी, ये कैसी साड़ी दे रही हो तुम मुझको? रंजना ने बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जीजी, जैसी सबको साड़ी दी है वैसी ही आपको भी साड़ी दी है। बरखा ने रंजना का हाथ पकड़कर कहा। भाभी, आपको पता नहीं कि मैं कैसी साड़ी पहनती हूँ? रंजना ने बरखा को दुलार से पकड़ा हुआ हाथ झटक कर कहा। जीजी, इस समय शादी के लिए हर मेहमान के लिए एक ही साड़ी लाई हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सिल्क की दूसरी साड़ी नहीं पहनती। रंजना घमंड से भरी हुई अपनी साड़ी को निहारते हुए बोली। जीजी, लेकिन जब व्यवहार किया जाता है तो सबके साथ एक सा किया जाता है। आपके लिए हर बार तो परिस्थितियां ना होते हुए भी सिल्क की साड़ी लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार शादी में खर्च कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस बार आप ये साड़ी रख लीजिए, अगली बार फिर आपको सिल्क की ही साड़ी लेकर दूंगी। बरखा ने आंसुओं भरी झिलमिलाती आंखों से रंजना का हाथ फिर से पकड़कर कहा। भाभी, वैसे तो बेकार ही है मुझको ये साड़ी देना, मैं तो किसी काम वाली को ही उठाकर दे दूंगी। रंजना के बातों में धनाढ्य होने का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था। रंजना, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? हम लोगों को तो ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई। अब जबकि तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए हैं
तो अपनी ही भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुम रोज़मर्रा में भी सिल्क की ही साड़ी पहनती हो। हाँ, ये बात अलग है कि बेमतलब भाई भाभी को परेशान करना चाहती हो। बरखा की बुआ सास, जो पास में ही बैठी रंजना की बातों को जो बहुत देर से सुन रही थी, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ी। बुआ, आपको क्या ज़रूरत है हम लोगों के बीच में? रंजना अपनी चहेती बुआ से ही भिड़ गई। जीजी, मुझको समझने की कोशिश करिए। मेरे और अविनाश के हिसाब में सब बराबर होते हैं। बहुत जल्द ही हम लोग आपके लिए सिल्क की साड़ी लेकर आ जाएंगे, लेकिन इस समय ये साड़ी लेकर अपने भैया और हमारा सम्मान रख लीजिए प्लीज, बरखा ने बहुत ज़्यादा मनुहार करते हुए कहा। खैर, उस समय कुछ सोचकर रंजना ने वो साड़ी अपने सामान के साथ रख ली, और आज जब स्टोर में वो साड़ी रखी मिली तो बरखा के साथ साथ रंजना की बातें सुनकर अविनाश का मन भी बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया। बरखा, कोई ज़रूरत नहीं रंजना को सिल्क की साड़ी देने की। रंजना ज़्यादा पैसों वाली होगी तो अपने लिए होगी, जबकि एक समय ऐसा था कि रंजना की हम तीनों भाई एक एक पैसे की मदद करते थे। जब उसके पति सुयंस को व्यापार में एकदम से बड़ा घाटा हो गया था, और आज जब उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और उसके पास 4 पैसे हो गए, तो वो हम लोगों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करती चली जा रही है। एक वो दिन था और आज का ये दिन है। कैसे वो इतनी जल्दी अपने दिनों को भूलकर हम लोगों पर इस तरह रौब जमा रही है। मुझको तो ताज्जुब लग रहा है कि कितनी जल्दी रंजना अपना वो समय भूल गई। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, उससे हम लोगों को क्या लेना देना। खुशी की बात यह है कि वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसा व्यवहार कर पाएंगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। और वैसे भी जितना ज़्यादा किसको मानो वो उतना ही ज़्यादा रोब नक्शेबाजी दिखाता है। चलो रखो, अब ये साड़ी उठाकर किसी और को देने के काम आ जाएगी, और रंजना की बातों को सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हर मेहमान राजी खुशी आता है और राजी खुशी जाता है। एक रंजना ही सबके घर कार्यक्रमों में खलल डालती रहती है। याद करो, बड़े भैया के घर भी कैसे इसने नाश्ते को लेकर बवाल मचाया था, और मंझले भैया के उसने समधियों वालों को भी लेन देन को लेकर खरी खोटी सुना दी थी। ये तो कहो मंझले भैया ने ही आगे बढ़कर बात संभाली थी। रंजना अपने आगे तो जैसे किसी परिस्थितियों को तो बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती। अविनाश के शब्दों में अपनी बहन के प्रति व्यवहार रोज साफ झलक रहा। सही कह रहे हो अविनाश, तुम ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ऐसी मानसिकता के लोग खुद तो अपनी बातें कहकर खुश हो लेते हैं, और दूसरों को दुखी करने में उनको बड़ा मजा आता है। बरखा भी अविनाश की ओर देखकर मायूस स्वर में बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भी बरखा, और ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, तभी वो लोग सुधरते हैं। भला बताओ कि जो लड़की अपने भाई भाभी की समस्याओं को नहीं समझ सकती, तो उससे फिर क्या ही कोई उम्मीद की जा सकती है, अविनाश ने बरखा से कहा। फिर अगले ही पल अविनाश और बरखा दोनों ही लोग बिखरे हुए घर की साफ सफाई में जुट गए।